So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एवोल्यूशन का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रीज़न ऑफ एवोल्यूशन। हम लोगों ने देखा था कि लैमार्क ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, डार्विन ने दी थी, म्यूटेशन थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशन का क्या रीज़न क्या था, क्यों एवोल्यूशंस हम लोग देख रहे थे और ये क्यों एवोल्यूशंस के ऊपर थ्योरीज दे रहे थे, क्या रीज़न था। और लैमार्क का क्या है, डार्विनिज्म का क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। लैमार्क के अकॉर्डिंगली ये एवोल्यूशन को कह रहा था कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट में चेंज आएगी तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, लैमार्क कह रहा है। किसी हद तक माना जाता है इसको भी। डार्विन कहता है कि जो एवोल्यूशन है वो नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो इनके ये दो स्टेटमेंट थे, बट nobody can explain completely where came from evolutions या variation, कोई क्लियर किसी ने भी नहीं बताया था। Now first theory which is explained occurrence of evolution या origin of variation given by ह्यूगो डिवरीज। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सी थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की है, ह्यूगो डिवरीज ने। और म्यूटेशन थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है, अकरेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, राइट। बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू डच बोटेनिस्ट हु कॉइंड द टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन एक सडन चेंज है, रैंडम चेंज है, जेनेटिक चेंज है दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म विच इज़ इनहेरिटेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड डायरेक्शनल लेस। ये म्यूटेशन का स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये म्यूटेशन का स्टेटमेंट है। तो डार्विन क्या कहता था, डार्विन कहता था कि डायरेक्शनल एवोल्यूशन होती है, बहुत स्लो होती है ना। और आपका म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिवरीज दे रहा है कि जो एवोल्यूशन है वो डायरेक्शनल लेस है और सडन है, ठीक है बच्चे। तो दोनों के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो म्यूटेशन किस हद तक सही है, देखो ह्यूगो डिवरीज जो है उन्होंने एक डिफरेंट फॉर्म ली थी फ्लावर की, और फ्लावर था मेडिसिनल प्लांट का जिसका नाम था इनोथिरा लैमार्कियाना। इसी को हम लोग इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं, ठीक है। तो इनोथिरा लैमार्कियाना फ्लावर ह्यूगो डिवरीज ने क्यों लिया था, क्योंकि वो क्या सर्च कर रहा था बच्चे, वेरिएशन कैसे होती है और एवोल्यूशन कैसे होती है, इनका क्या रीज़न क्या है, कैसे होती है। तो ह्यूगो डिवरीज ने 4 टाइप के फ्लावर लिए, है ना, 4 वेरिएंट लिए सेम स्पीशीज़ के फ्लावर के। एक फ्लावर जिसमें स्मॉल स्टाइल थी उसको हम इनोथिरा ब्रीवी स्टाइलिस कहते हैं, और एक जिसके स्मूथ लीव थे दैट इज़ इनोथिरा लिवीफोलिया, और एक जो था घेंट फॉर्म का मतलब इनोथिरा गीगस, इसमें सभी वोलेटाइल करैक्टर प्रेजेंट थे, और एक था इनोथिरा नेनीला दैट इज़ ड्वार्फ फॉर्म, म्यूटेंट वेराइटीज शो करता था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूगो डिवरीज जो था उसने क्रॉस किया किस का, इनोथिरा लैमार्कियाना फ्लावर का सेल्फ क्रॉस किया, एक मेल ले लिया और एक फीमेल ले लिया, ठीक है। तो उसमें उसने F1 जनरेशन में क्या मिला उसको, 40% नॉन पेरेंटल और 60% पेरेंटल। देखो बच्चे अब ऐसा होता है, मानो अगर हम एक कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ, तो हमारे पास ये गैमेट बनेगा सबसे पहले, ठीक है, ये गैमेट बनेगा, और फिर उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये क्या है मेरा, ये पेरेंट है, और ये क्या है, ये गैमीट है, और ये क्या बन गया हमारा, जाइगोट बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, इसमें हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे। तो सेल्फिंग करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये 4 जाइगोट बने। तो अब हम बोल रहे हैं कि इसने F1 जनरेशन में ही कितने % नॉन पेरेंटल देखे बच्चे, F1 जनरेशन में ही इसने 40%। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ना बच्चे, मेंडल की समझा रहा हूँ, बट यहाँ पर ह्यूगो डिवरीज ने कुछ अलग ही करैक्टर लाए थे। तो इसने 40% नॉन पेरेंटल, तो इसमें देखो इसमें 50% कैसे आ गए हमारे पास, पेरेंटल आ गए, और 50% कैसे आ गए, नॉन पेरेंटल आ गए बच्चे। तो नॉन पेरेंटल मेरे पास कौन कौन से हैं, नॉन पेरेंटल बच्चे मेरे पास ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नॉन पेरेंटल है।
बट ये क्या है आपके, ये दोनों पेरेंटल है। ठीक, तो इसने बोला कि पहली ही जनरेशन में मेरे पास वेरिएशन देखने को मिल रही है 40%, फिर F1 जनरेशन को ये सेल्फ पॉलिनेट करके क्या कर रहा है, 100% इसके पास नॉन पेरेंटल आ रहे हैं, 100% इसके पास नॉन पेरेंटल आ रहे हैं। ठीक है, और नॉन पेरेंटल क्या आ गया, ओनिथिरा गीगियाज, ये क्या है, ये नॉन पेरेंटल है F2 जनरेशन। तो बोला कि मैंने इनोथिरा लेमार्कियाना का क्रॉस करवाया तो मेरे पास इनोथिरा गीगियाज आया, तो इसका मतलब 100% मेरे पास नॉन पेरेंटल आ गया। तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। इनोथिरा लेमार्कियाना एंड ह्यूगो डिवरीज नेम सजेस्ट इनोथिरा गीगाज, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो इससे ह्यूगो डिवरीज ने क्या कंक्लूड किया कि एवोल्यूशन का ओरिजिन क्या हुआ है, मतलब फाउंटेन ऑफ हेड। इसी रिसर्च से आज भी डार्विन से आगे ह्यूगो डिवरीज को माना जाता है। ठीक है, कि इन 3 एक्सप्लेनेशन, 3 थीरीज में से पहली थीरी कौन सी थी, लेमार्किज्म थीरी, दूसरी डार्विनिज्म थीरी और लास्ट म्यूटेशन थीरी। तो इन 3 थीरी में से सबसे एडवांस थीरी किसको माना जाता है, फाउंटेन हेड, दैट इज म्यूटेशन थीरी, है ना। क्योंकि म्यूटेशन थीरी में ह्यूगो डिवरीज ने बोला कि डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल लेस होती है, मतलब एवोल्यूशन डायरेक्शनल लेस होती है। डायरेक्शनल लेस का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट शो होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक जनरेशन में हो सकती है एवोल्यूशन, दूसरी जनरेशन में नहीं भी हो सकती है, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। दूसरा बोल रहा है रेंडम चेंज हो रही है। रेंडम चेंज का मतलब 50%, 60%, 100% ऐसे करके रेंडम चेंज आ रही है जनरेशन में, सडन हो रही है, एकदम से हो रही है। बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी देखने को मिला, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में आपको वेरिएशन मिलेगी, एक में हो सकती है, एक में नहीं भी हो सकती है। तो ये ह्यूगो डिवरीज के एक्सपेरिमेंट थे। ह्यूगो डिवरीज ने these 4 feature of evolution according to Hugo de Vries, this is large single step variation is known as saltation mutation। इसको क्या बोला जाता है, saltation mutation या sport mutation। मतलब ह्यूगो डिवरीज के ये 4 फीचर को क्या बोला जाता है, ये एक लार्ज सिंगल स्टेप वेरिएशन है। इसी को ह्यूगो डिवरीज क्या कहता है बच्चे, साल्टेशन म्यूटेशन या स्पोर्ट म्यूटेशन बोला जाएगा। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशंस, डार्विन एवोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली डायरेक्शनल एवोल्यूशन होती है। मतलब अगर डार्विन देख रहा है कि एवोल्यूशन कैसे हुई है, वेरिएशन कैसे आ रही है, तो वो कह रहा है डायरेक्शनल एवोल्यूशन। ग्रेजुअल एवोल्यूशन या स्लो एवोल्यूशन, मतलब स्लो एवोल्यूशन हो रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है। और कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, बट इसने बताया कि कंटिन्यूअस एवोल्यूशन नहीं होती है, स्लो भी नहीं होती और डायरेक्शनल भी नहीं होती है। बिल्कुल ह्यूगो डिवरीज इसके अपोजिट बात कर रहा है। ठीक है, तो हाँ सही बात है बच्चे, जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव डोमिनेंट डिसऑर्डर देख रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में जब हम देखते हैं कि कुछ जनरेशन अनअफेक्टेड पेरेंट की इफेक्टेड होती हैं और कुछ जनरेशन होती हैं कि अनअफेक्टेड होती हैं, बट फिर आगे वो डिजीज़ दूसरी जनरेशन में इफ़ेक्ट शो करती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई करेक्टर अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, जनरेशन स्किप भी कर सकता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसके मेन पोस्टुलेट्स आप लोग देखोगे किसके, म्यूटेशन थ्योरी के। आप अपने नोट से भी देखो या यहाँ से देखो, एक ही बात है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चे इसका, म्यूटेशंस अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। म्यूटेशन जो है वो टाइम टू टाइम से है और ये एक नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन में भी देखने को मिल सकती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ही हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगी, नहीं, ये ऑटोमेटिकली भी पॉपुलेशन में आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंस होता है तो वो नेचुरल ब्रीडिंग के चलते ही होता है। दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट एक्यूमुलेट ओवर द जनरेशन। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, है ना, ये किसी जनरेशन में नहीं भी हो सकता है और इसका एक्यूमुलेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये होगी भी चेंज, नहीं भी हो सकती है। दे आर फुल फ्लैज्ड एंड सो देयर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्म। अगर कोई चेंज आ रही है तो वो फुल फ्लैज आ रही है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आता बच्चे। दे आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, ह्यूगो डिवरीज जो है वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को सब्जेक्ट करता है, मतलब उसको मानता है ना, यस, बट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ह्यूगो डिवरीज थ्योरी एक्सेप्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो ह्यूगो डिवरीज साइंटिस्ट जो था वो एक्सेप्ट करता था इसको, बट रिजेक्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसने जेनेटिक कंसेप्ट को ऐड नहीं किया था।
ठीक है बच्चे। तो इसीलिए ह्यूगो डिवरीज सेड एवोल्यूशन डन बाय सडन जेनेटिक चेंज एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन किसकी थी? डार्विन की थी। तो इसीलिए बच्चे आज भी पहले डार्विन्स को पहले ह्यूगो डिवरीज को माना जाता है, फिर डार्विन्स को माना जाता है। किसके केस में? एवोल्यूशंस के केस में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस में। ठीक है, क्योंकि उसने जीन्स का यूज़ किया है ह्यूगो डिवरीज ने, और जीन का यूज़ डार्विन ने नहीं किया था, इसलिए इसको ह्यूगो डिवरीज से पीछे माना जाता है, और मोर एडवांस जो होता है वो ह्यूगो डिवरीज है। दैट्स द रीज़न ह्यूगो डिवरीज अहेड ऑफ डार्विन, इसीलिए डार्विन से आगे ह्यूगो डिवरीज को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन, डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन अकर। यस, ये भी नहीं किया था। अकरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी नहीं। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल्स, ये भी नहीं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है आपके म्यूटेशन थ्योरी को, ऐसा नहीं है। कुछ क्रिटिसिज्म आपके म्यूटेशन थ्योरी पे भी हैं। चूज़ अ प्लांट विद अ न्यूमरस एबनॉर्मलिटी टू स्टडी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की स्टडी के लिए इनोथीरा लेमार्कियाना फ्लावर वाला प्लांट ही क्यों चूज़ किया था? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी एबनॉर्मलिटी थी, तो उसने कोई आंसर नहीं दिया था। कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड को एवोल्यूशन। तो को एवोल्यूशंस का क्या रीज़न है वो भी किसने नहीं बताया है? ह्यूगो डिवरीज ने अपनी म्यूटेशन थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया है। को एवोल्यूशन का मतलब आप समझो बच्चे, कोई दो डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, वो सेम टाइम में इवॉल्व हों तो उनको को एवोल्यूशंस कहते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन द ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सर्टन, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया है ह्यूगो डिवरीज में कि हम किसी आर्गन को जितना ज़्यादा स्पेशलाइज वर्क परफॉर्म करवाएंगे तो वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ये किसने बोला है? लेमार्क ने भी बोला है। तो इसका ऊपर उसने कोई एक्सप्लेनेशन डिवरीज ने नहीं दी है। कुड नॉट एक्सप्लेन वाई फ्यू करेक्टर्स आर रिसेसिव एंड डोमिनेंट्स। तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट भी म्यूटेशन थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी बच्चे? आपके लेमार्क ने, डार्विन ने और ह्यूगो डिवरीज ने। बट अब हम देखते हैं कि डार्विन के एक्सपेरिमेंट के फेवर में जो लोग थे वो ये थे। ठीक है, कितने? 6 लोग थे, उनको हम नियो डार्विनिज्म कहते हैं। ठीक है। ऑल दीज एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन इन लाइट ऑफ द पोस्ट डार्विनिज्म डिस्कवरीज। इन्होंने जितना भी काम किया था तो इन्होंने डार्विन्स की पोस्ट डिस्कवरी पे ही किया था। जितनी डार्विन्स की डिस्कवरीज थी उन्हीं के ऊपर इन्होंने लाइटनिंग की थी, है ना। ये उसके फेवर में थे कि डार्विन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 बेसिक फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इन थ्योरीज के बेस पे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट करेक्टर, 4 हैं कि 5 हैं, देख लेते हैं। 2 2 4 1 5 करेक्टर आए हैं बच्चे। इन 3 थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट करेक्टर आए हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के साथ रिलेट करते हैं। पहला, जीन म्यूटेशन। क्या है? जीन म्यूटेशन। यस, जेनेटिक म्यूटेशन डू लीड्स टू द वेरिएशन, है ना। जीन में अगर म्यूटेशन आ जाती है बच्चे, चेंज आ जाती है तो वेरिएट आएगा, आगे वेरिएशन आएगी। जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वेरिएशन आ जाती है। वैसे ही आपके पास क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है बच्चे, क्रोमोजोम के नंबर में अगर आपका चेंज आता है तो आगे ऑफस्प्रिंग में भी चेंज आएगी। जेनेटिक म्यूटेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसको सपोर्ट करती हैं बच्चे? एवोल्यूशंस को सपोर्ट करती हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक करके आप इनको देखो। सबसे पहले जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एवोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। यस, जीन म्यूटेशन लीड टू वेरिएशंस, दे अल्टर द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स बट दे शो नॉर्मल। अब जैसे कोई इंसान है जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, मानो सिर्फ उसके आरबीसीज में ही शेप चेंज होती है ना, बाइकनकेव से सिकल शेप हो गया। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं उसके सामने बॉडी पे भी आपको कोई चेंज दिखेगी, फिनोटिपिक चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगी, बाकी वो नॉर्मल दिखेगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एडिशन और डिलीशन। हम बोल रहे हैं या तो कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए या तो कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, उससे भी क्या होगा बच्चे? न्यू ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है
और क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर डिलीट हो रहा है, ऐड हो रहा है तब भी, अगर ऐड हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम बोल सकते हैं, तो वो भी नॉर्मल से डिफरेंट हो गया। अगर डिलीट हो रहा है बच्चे, जैसे टर्नर सिंड्रोम में डिलीट हो रहा है ना, पहले XX होता है, मानो जैसे XX क्रोमोसोम फीमेल के और XX ऑटोसोम आ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो XX में से एक X फीमेल में डिलीट हो गया तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गई, एक क्रोमोसोम का सेट डिलीट हो गया। दूसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी वेरिएशंस को लीड करती है। क्रॉसिंग ओवर होगी बच्चे, ऑफस्प्रिंग जो होगा डिफरेंट होगा पेरेंट्स से। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग अबाउट जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस एनी जेनेटिक चेंज बट इन ऑर्गेनिज्म नेचर पिक, नेचर सेलेक्ट करेगा, जो इवॉल्व करेगा उसी ऑर्गेनिज्म को नेचर भी सेलेक्ट करेगा। वंस द जेनेटिक चेंज अकर इट फेवर सम जेनेटिक चेंज वाइल रिजेक्टिंग द अदर, उसको क्या बोला है, डराइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को आप ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन भी बोल सकते हो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, द एब्सेंस ऑफ जीन एक्सचेंज बिटवीन पॉपुलेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपने याद रखना है कि वो कोई फिजिकल बैरियर है ना, कोई फिजिकल बैरियर अगर बीच में आ जाता है तो सेम स्पीशीज इंटरब्रीड करने वाली भी आपस में ब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट हैबिटाट के चलते उनमें न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाएंगे। When two organisms or species are not interbreed even though they may be sharing the same space, preserve the species integrity, it play the great role in giving the rise to the new species, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू।